दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बात होना आवश्यक भी है। मतलब मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की। आज मैं आपको सफ़र कराने वाला हूं 5वीं शताब्दी से लेकर के और आज के समय 2024 तक के स्थिति के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कितना बदलाव हुआ, क्या बदला, क्या खोया, क्या पाया, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के इस क्लास में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की। जैसा कि आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय यदि देखा जाए कहाँ स्थित है तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन मगध में एक राजगृह नाम का स्थान था। वहाँ पर यह विश्वविद्यालय अवस्थित था, वहाँ पर यह विश्वविद्यालय बना हुआ था। यह विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार में पटना के पास राजगीर नामक स्थान पर अवस्थित था। आज भी इसके अवशेष वहाँ पर हैं और एक नया विश्वविद्यालय भी वहाँ पर बना हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करते हैं। उससे पहले यदि हम बात करें कि इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसका नाम पूरे देश दुनिया में मशहूर है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। और 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त जो कि गुप्त राजवंश के सम्राट थे, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। यदि इसके विशेषता के बारे में बात करें तो यह दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। सोचिए 5वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जहां पर आवासीय सुविधा उपलब्ध रही। तो यह इसकी विशेषता थी। और इसके बाद में यदि बात किया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन विषयों पर शिक्षा दी जाती थी तो उसमें कुछ मुख्य विषय थे, जैसे चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारत दर्शन से संबंधित विषयों पर शिक्षा देने का काम किया जाता था। तरक्की की बात करें, उन्नति की बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय किस समय पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, यानी इसने काफ़ी कुछ विकास किया, तो वो समय काल होता है 8वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में। नालंदा विश्वविद्यालय ने इतनी तरक्की किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने ख्याति प्राप्त किया और इसके वजह से पूरे भारत का नाम भी पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अब हम यह देखेंगे कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया क्या थी, एडमिशन का प्रोसेस क्या था। तो एडमिशन का प्रोसेस जो था वो कठोर साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था। कई विशेषज्ञ होते थे, उनकी टीम होती थी, उनके द्वारा साक्षात्कार लिया जाता था। उसमें बहुत महान शिक्षक समिति में सम्मिलित किए जाते थे, वह साक्षात्कार लेते थे। इसके बाद में चुनिंदा विद्यार्थियों को ही इसमें पढ़ने का अवसर दिया जाता था, मौका मिलता था। सभी के बस की बात नहीं थी, ना तो उस साक्षात्कार को फेस कर पाना और ना यहाँ पर पढ़ाई कर पाना। यद्यपि यहाँ पर पढ़ाई निःशुल्क ही दी जाती थी। आप गौर से इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की है। ये अवशेष, ये भग्नावशेष बता रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय कितना प्राचीन और कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। आज यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया है, नया नालंदा विश्वविद्यालय। उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आज के आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। अब आगे हम देखते हैं पुस्तकालय के बारे में। पुस्तकालय, पहले ये चित्र देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का, ये पुस्तकालय। इस पुस्तकालय से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी किताबें इस पुस्तकालय के अंदर रही होंगी। ये जो लाइब्रेरी थी इसे धर्म कुंज के नाम से जाना जाता था। इन सब चीज़ों को बिल्कुल रट लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। धर्म कुंज के नाम से इस पुस्तकालय को जाना जाता था और इस पुस्तकालय में लगभग 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियाँ मौजूद थीं। 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियाँ यहाँ पर मौजूद थी। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि पुस्तकालय कितना बड़ा और भव्य रहा होगा। अब यदि हम बात करें कि 9 मिलियन जो हस्तलिखित
पांडुलिपियाँ थीं, इसमें सबसे अधिक किताबें किस विषयों से संबंधित थी? तो वैसे कई विषयों से संबंधित थी, लेकिन विशेषकर बौद्ध ज्ञान भंडार का केंद्र ये पुस्तकालय माना जाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ पर किताबें भी बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे अधिक रही होंगी। तो ये हमारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था। ना जाने किस व्यक्ति की नज़र नालंदा विश्वविद्यालय पर लगती है और नालंदा विश्वविद्यालय हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता है, विध्वंस कर दिया जाता है। कौन ऐसा क्रूर शासक था, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, और आखिर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया, क्यों जलाया, इसके बारे में भी हम समझेंगे, जानेंगे। देखिए, 1190 ईस्वी में एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी नाम था। उस खिलजी ने जो एक आताताई था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक धूं धूं करके जली थी और भारत की संस्कृति, भारत की विद्या हमेशा हमेशा के लिए जला दी गई थी। अब यदि हम बात करें कि इस खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर हमला क्यों किया, इस विश्वविद्यालय को जलाया क्यों? यह विश्वविद्यालय न तो कोई राजा का राजभवन था, न तो कोई सम्राट का ये दरबार था। आखिर क्यों जलाया गया? तो इसके बारे में एक कहानी है, उस कहानी को भी हम समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बख्तियार खिलजी जो था, इसने गुस्से में, क्रोध में इस विश्वविद्यालय को जलाया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ा, तमाम हकीम वैद्य ने उसका इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब किसी व्यक्ति ने खिलजी से बताया कि ऐसा है, तुम नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज कराओ और तुम ठीक हो सकते हो। ये बात जब खिलजी ने सुना तो उसको क्रोध आया और उसने कहा, मन में सोचा कि मैं किसी गैर मुस्लिम से इलाज नहीं कराऊंगा। लेकिन हालत उसकी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसको राहुल श्रीभद्र के पास जाना ही पड़ा। राहुल श्रीभद्र उसको दवा देते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से उनकी दी हुई दवाई को नहीं खाता है और बताता है कि मैं किसी भी प्रकार से दवा नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि उसको अभिमान था। वो सोच रहा था मैं किसी गैर मुस्लिम से, किसी काफिर से इलाज नहीं कराऊंगा, उसकी दवाई नहीं खाऊंगा। लेकिन जो वैद्य थे वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने उठा करके एक कुरान दिया, कहा कि लीजिए इस कुरान का पाठ करिएगा, इस कुरान को पढ़िएगा और तुम ठीक हो जाओगे। और उसने ऐसा ही किया। वो कुरान को प्रतिदिन पढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल वो ठीक हो गया। खिलजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि जो राहुल श्रीभद्र थे उन्होंने उस कुरान के पेज पर, पन्नों पर कुछ दवाइयाँ लगा दी थी और जब वो प्रतिदिन उसको पढ़ता था, उंगलियों से पन्ने को पलटता था और उसको जीभ में लगाता था, तो दवाई उसके ज़बान पर लगती थी और उसके शरीर में चली जाती थी, जिसके वजह से उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। ये बात खिलजी को नागवार गुजरी और उसने मन ही मन सोचा कि किसी काफिर के पास इतना ज्ञान आखिर कैसे हो सकता है। उसका ध्यान गया कि इन सब के ज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय है, क्यों ना नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाए, जला दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दिया जाए। और वही कदम उठाया बख्तियार खिलजी ने, हमला किया और पूरी तरह से इस विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया। यद्यपि इस पर और भी हमले हुए, परंतु इसने जो हमला किया वो कभी ना भूलने वाला था। तमाम बौद्ध भिक्षु मारे गए, तमाम मोंक वहाँ पर उपस्थित थे वो सभी मारे गए और बड़ा ही दर्दनाक भयावह दृश्य था। पुस्तकालय में आग लगा दी गई, धूं धूं पुस्तकालय जल गया, लेकिन कुछ पांडुलिपियाँ उसकी अवशेष बच गईं। तो हम देखेंगे अवशेष पांडुलिपियाँ आखिर कहाँ रखी हुई हैं। तो लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम में और यारलुंग म्यूजियम तिब्बत में अभी भी हमारे यहाँ की कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम विदेशी
स्कॉलर भी आए और वो अपने साथ पुस्तकों को ले गए थे, या यहाँ से जो पढ़ कर गए थे वहाँ पर उन्होंने उसको लिख दिया था। तो कुछ जानकारियाँ ऐसे म्यूजियम में रखी हुई हैं जिनके माध्यम से हम भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जान पाते हैं। अब इसके बाद में एक ऐसा समय आया कि 11वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसने अपने अस्तित्व को खो दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अवशेष पांडुलिपियाँ कहाँ रखी हुई हैं? लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम में, यारलुंग म्यूजियम तिब्बत में अभी अपने भारत की पांडुलिपियाँ हस्तलिखित रखी हुई हैं। 11वीं शताब्दी में क्या होता है, पूरी तरह से आपके नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब लगता है 18वीं शताब्दी, तब 18वीं शताब्दी में पुनः इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व को खोजा जाता है। आइए हम देखते हैं इसकी खोज पुनः कब हुई। 1812 ईस्वी में स्कॉटिश सर्वेक्षक हैमिल्टन ने इस विश्वविद्यालय की खोज किया। मतलब इनके द्वारा यह रिसर्च किया गया कि यहाँ पर मतलब कहाँ प्राचीन मगध जो कि राजगीर नामक स्थान था, वहाँ पर यानी बिहार में यह विश्वविद्यालय था जो दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। उन्होंने खोजा और उसके बाद में इसकी पुष्टि कब हुई कि हाँ वास्तव में यह बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो इसकी पुष्टि हुई 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये पुष्टि किया और उसे खिताब दिया सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का। और तब से पुनः ये अस्तित्व में आया और बाद में समय बीतता गया, सरकारें आती गईं, लोग आते गए, सम्राट आते गए, राजा आते गए, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि इस विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए। समय बीतता गया और आया समय 2006 का, और उस समय भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की दृष्टि पड़ती है, उनका ध्यान उधर जाता है। 2006 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना एक विचार रखते हैं और कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का क्या होना चाहिए, पुनरुद्धार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की धरोहर है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है, इसलिए इसका पुनरुद्धार होना आवश्यक है। वो अपना विचार रखते हैं और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की नीति पारित होती है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप सभी को याद रखना है। बिल्कुल सब चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों को, ये सारे बिंदु बहुत आवश्यक हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है और यह कहा जाता है संसद द्वारा कि हाँ वहाँ पर विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार होना चाहिए, बनना चाहिए। और 2014 में इसके निर्माण पर विचार किया जाता है और निर्माण का काम आरंभ हो, इस पर कार्य किया जाता है। अब इसके बाद 2016 में जो प्रणब मुखर्जी हैं राष्ट्रपति तत्कालीन, उनके द्वारा जो है आधारशिला रखी जाती है। और ये जो आधारशिला रखी जाती है ये राजगीर के पास एक फिलखी नाम का ग्राम है, उस ग्राम में ये विश्वविद्यालय बनाने के लिए इसकी नींव रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है। और उसके बाद में 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है। 2017 से लेकर के आज 2024 चल रहा है। आज यहाँ पर नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय बनकर के तैयार है। ये नवनिर्मित विश्वविद्यालय लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस तस्वीर को आप पहले देखिए। इस तस्वीर से आपको पता चलता है कि वास्तव में आज के समय में भी ये बहुत विशालकाय विश्वविद्यालय है। लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसे प्राचीन वास्तु सिद्धांतों पर आधारित नियमों पर बनाया गया है और यह बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है और वास्तुकला से सुसज्जित है। इसमें 1900 विद्यार्थी एक साथ फिलहाल अभी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें 2 मीटिंग हॉल्स बनाए गए हैं जो लगभग 300 व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करने की क्षमता को धारण करते हैं। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपने अस्तित्व में आ रहा है धीरे धीरे। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर शून्य की खोज करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी कभी शिक्षक हुआ करते थे और सम्राट हर्षवर्धन भी वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। ह्वेनसांग भी आकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था। सिर्फ ह्वेनसांग ही नहीं और तमाम देश विदेश के लोग वहाँ पर आया करते थे।
नागार्जुन ने भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। ऐसे बहुतेरे लोगों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय अपने देश की धरोहर है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी, और हम मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।